नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि। देश में अब तक 3 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। कोविड महामारी के मद्देनजर सरकार ने वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से महाराष्ट्र से आने और जाने वाली यात्री बसों पर रोक लगाने की घोषणा की। केरल, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए भी नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इस वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 12% की वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया। सरकार ने लोकसभा में बताया कि देश का वन क्षेत्र बढ़कर भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हो गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज 42वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ होने वाली 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण के दैनिक मामलों में काफी वृद्धि हो रही है। महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक 25,833 मामले सामने आए हैं। पंजाब में 2,369 और केरल में 1,899 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार विशेष रूप से उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क में है जहां कोरोना संक्रमण के रोजाना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार उनके साथ कोविड नियंत्रण तथा जन स्वास्थ्य उपायों की निरंतर समीक्षा कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन सभी जिलों में कोविड जांच बढ़ाने की सलाह दी गई है जहां जांच कम कर दी गई थी। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कम से कम 20 लोगों का 72 घंटे के अंदर पता लगाने और गंभीर मामलों में पृथक आवास तथा शुरुआती उपचार की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई है। चिन्हित जिलों के उन इलाकों में निगरानी बढ़ाने तथा कोविड संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है जहां मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोविड-19 के नियंत्रण और कंटेनमेंट उपायों में सहायता के लिए उच्चस्तरीय जन स्वास्थ्य दल इन राज्यों में भेजे थे। इससे पहले भी महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में उच्चस्तरीय टीमें भेजी गई थीं। देश में अब तक 3 करोड़ 93 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 22 लाख 2 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 39,726 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख से अधिक हो गई है। इसी दौरान 154 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 1,59,000 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 10,57,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई। देश में महाराष्ट्र टीकाकरण अभियान में सबसे आगे है। राज्य सरकार कोविड-19 महामारी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दे रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संस्थागत क्वारंटीन को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना प्रतिरोधी टीकाकरण में महाराष्ट्र ने पहला स्थान लिया है। केंद्रीय आरोग्य एवं कुटुंब कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 38 लाख से ज्यादा टीके नागरिकों को दिए गए हैं। राज्य सरकार ने दी जानकारी के अनुसार 8.5 लाख से ज्यादा आरोग्य कर्मी, 5.5 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स, विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लगभग 2.25 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वरिष्ठ नागरिक टीकाकरण को अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। कल तक 14 लाख से ज्यादा बुजुर्गों का टीकाकरण हो चुका था। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस के अब तक के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। आरोग्य विभाग ने दी जानकारी के अनुसार कल 25,833 मरीजों को कोरोना विषाणु का संसर्ग हुआ। इससे पूर्व पिछले साल 11 सितंबर को सर्वाधिक 24,886 नए मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि मृत्यु दर सीमित है। कल 58 मरीजों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई। पिछले साल सितंबर में हर एक दिन लगभग 400 से ज्यादा मरीजों की मौत कोरोना संसर्ग के कारण हो रही थी। अभी राज्य में 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों पर उपचार शुरू है। 8 लाख से ज्यादा लोग होम क्वारंटाइन तथा 7,000 से ज्यादा लोग संस्थात्मक विलगीकरण में रखे गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। महाराष्ट्र में कल एक दिन में सर्वाधिक कोविड मामलों की पुष्टि हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान तथा संचारी रोग के प्रमुख डॉक्टर समिरन पांडा ने बताया कि इस वृद्धि का मुख्य कारण लोगों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों की अनदेखी करना है। हाल के सेरो सर्वेक्षण के अनुसार 75% भारतीय अब तक कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं। कुछ रोगियों के टीकाकरण के बाद भी संक्रमित पाए जाने पर डॉक्टर पांडा ने कहा कि टीकाकरण रोग की गंभीरता को कम करता है, इसलिए सभी को टीका लगवाना चाहिए। यह नया स्ट्रेन है, ये फैलने का तरीका एक ही रहा, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सावधानी बरतना चाहिए। 2 गज की दूरी, हाथ साफ कर रखना, मास्क इस्तेमाल करना, और ये जो लार्ज गैदरिंग्स हो रही है ना, सोशल इवेंट का कारण हो, रिलीजियस इवेंट्स हो या इलेक्शन कैंपेन हो, ये सब अवॉइड करना चाहिए। और ये 4 चीज होते हुए भी हम वैक्सीनेशन रोल आउट प्रोग्राम चालू किया है। ये 5 एक साथ हम ठीक तरीके से करते हैं तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस ये हम रोक पाएंगे। डॉक्टर पांडा ने यह भी स्पष्ट किया कि 2 टीकों के बीच ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। श्री पांडा ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने को भी कहा। गुजरात सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 8 नगर निगम क्षेत्रों के सभी स्कूलों को 10 अप्रैल तक बंद कर दिया है। ये नगर निगम क्षेत्र हैं अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर और गांधीनगर। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इन नगर निगमों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने सभी डॉक्टरों को आपातकाल ड्यूटी के लिए नगर निगम के आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,276 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य के 4 प्रमुख शहरों सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट से अधिकतम नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 5,684 तक पहुंच गई है, जिसमें से 63 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस बीच कल 899 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोविड-19 से ठीक हो चुके कुल मरीजों की संख्या 2,72,332 तक पहुंच गई है। दूसरी ओर कल गुजरात में कोविड-19 के खिलाफ 1,55,174 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान में पिछले 1 सप्ताह में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से प्रतिदिन 300 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राजस्थान में इस समय 3,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की है। श्री गहलोत ने मास्क नहीं पहनने तथा सार्वजनिक जगहों पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ज्यादातर सक्रिय रोगी होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने लगातार बढ़ रहे संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सैंपलिंग बढ़ाने तथा संदिग्ध रोगियों को आइसोलेट कर उनका तुरंत इलाज शुरू करने की योजना बनाई है। उधर सीमावर्ती जिलों में प्रशासन द्वारा निगरानी बढ़ा दी गई है। कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने कल 20 मार्च से महाराष्ट्र के लिए यात्री बसों की आवागमन पर रोक लगाने की घोषणा की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोविड मामलों की वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने 20 मार्च से महाराष्ट्र के लिए यात्री बसों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है। नगर पालिका आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय लिया। सरकार ने पहले से ही सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को सप्ताह भर के आइसोलेशन में रखने की सलाह दी है। इस बीच मध्य प्रदेश में गुरुवार को 917 कोविड मामले सामने आए, जबकि पॉजिटिविटी दर 5.0% दर्ज किया गया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार सरकार ने कोविड के मामलों में वृद्धि और अन्य राज्यों में कोविड के दूसरे दौर को देखते हुए 5 अप्रैल तक स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। पहले से ही छुट्टी पर गए कर्मचारियों को भी काम पर लौटने के लिए कहा गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 107 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच कुल 3,59,835 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का दूसरे चरण का टीका लगाया गया। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 टीके के मामूली दुष्प्रभाव की खबरें हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की। लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए, अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों से देश के कुछ इलाकों में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है। उन्होंने कोविड की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। उन्होंने राज्यसभा में सांसदों से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि लोग कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन करें। श्री नायडू ने कहा कि स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी। उन्होंने सभी पात्र लोगों से कोविड का टीका लगवाने का भी अनुरोध किया। This is a very, very important aspect. We should not allow the situation to deteriorate. We are all happy. The world is happy. Country is happy. People are happy. We are able to contain it. And then we are hoping that we will be able to totally succeed. Meanwhile, these reports are coming. So please take care to see that you follow guidelines. And secondly, see to it and guide people that they also follow the guidance issued by central and state government from time to time. The vaccination process is on, and I request all the members, their family members, who are all eligible to take the vaccination this weekend in their respective places. कोविड महामारी के मद्देनजर सरकार ने वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए योग्यता की शर्तों में छूट दी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि इसमें प्रवेश के लिए 12वीं में भौतिकी, रसायन और गणित में कम से कम 50% अंक या 10+3 डिप्लोमा गणित विषय में होना आवश्यक है। जाने-माने क्रिकेटर क्रिस गेल ने भारत में बनी कोरोना वैक्सीन जमैका को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के लोगों और सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों को टीका उपलब्ध कराने की भारत की वैक्सीन मैत्री बहुत ही सराहनीय है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि। देश में अब तक 3 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। कोविड महामारी के मद्देनजर सरकार ने वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से महाराष्ट्र से आने और जाने वाली यात्री बसों पर रोक लगाने की घोषणा की। केरल, तमिलनाडु तथा पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए भी नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इस वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 12% की वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया। सरकार ने लोकसभा में बताया कि देश का वन क्षेत्र बढ़कर भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हो गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 82वां स्थापना दिवस मना रहा है और बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ होने वाली 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। असम, पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी। सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है, विशेषकर उन स्थानों पर जहां नामांकन भरने का अंतिम दिन है। असम में पहले चरण में 47 विधानसभा सीटों तथा पश्चिम बंगाल में इसी चरण में 30 विधानसभा सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान कराया जाएगा। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को असम के 39 निर्वाचन क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण में 6 अप्रैल को असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। केरल विधानसभा की 140, तमिलनाडु की 234 और पुद्दुचेरी की 30 सीटों पर एक ही दिन में वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही तमिलनाडु की कन्याकुमारी और केरल की मल्लापुरम लोकसभा सीट के लिए भी मतदान होगा। असम में तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इस चरण में राज्य की 40 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। नेडा के संयोजक और वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज जालुकबाड़ी सीट के लिए नामांकन भरेंगे। ऑल इंडिया यूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम रायजोर दल के दिवस फूकन और असम जातीय परिषद के शकूर अली ने भी पर्चा भरा। असम गण परिषद के उम्मीदवार और गायिका कल्पना पटोवे ने सरूखेत्री सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। केरल विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का अंतिम दिन है। इसके साथ ही प्रचार में तेजी आ गई है। राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। इसी दिन मल्लापुरम लोकसभा सीट पर चुनाव कराया जाएगा। 140 सदस्यों वाली विधानसभा में 14 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 4 सीटें खाली हैं। एक रिपोर्ट। 2016 में राज्य विधानसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 58 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 19, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 18, केरल कांग्रेस एम और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 6 सीटों पर कब्जा किया था। जनता दल सेक्युलर को 3 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 2, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। 2011 के विधानसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 45 सीटें जीतकर अकेला सबसे बड़ा दल बना। इसके बाद 38 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 13, मुस्लिम लीग केरल राज्य समिति को 20, जबकि केरल कांग्रेस एम को 9 और जनता दल सेक्युलर को 4, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट जनता डेमोक्रेटिक और निर्दलीय को 2-2 सीटें मिली थीं। इसके अतिरिक्त केरल कांग्रेस जैकब, केरल कांग्रेस बी और केरल रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी बेबीजान को 1-1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने का काम समाप्त हो जाएगा। अब तक 4042 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे हैं, जिसमें 679 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर शामिल है। नामांकन पत्रों की जांच 20 और 21 मार्च को होगी। 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 6 अप्रैल को एक चरण में होगा। तृणमूल कांग्रेस के 5 सदस्यों के शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते के तहत तय लक्ष्यों को हासिल करने में भारत सही राह पर है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना तथा अन्य उपाय लागू होने से 2005 और 2016 के बीच कार्बन उत्सर्जन की सघनता को जीडीपी के अनुपात में 24% तक घटाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत का वन क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है और ये देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हो गया है। देश में बढ़ते प्रदूषण के बारे में प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कई उपाय किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु के तहत अगले 5 वर्ष में 100 शहरों में प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिन पर इस बार लाल किले के प्राचीर से बताया है कि आने वाले 5 साल में हम 100 शहरों में जहां प्रदूषण का समस्या है उस प्रदूषण की स्थिति में सुधार करेंगे और उसके लिए हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तैयार किया है और उसका हर सिटी वाइज प्रोफाइल अलग होता है, प्रदूषण का कारण अलग होते हैं, तो उन कारणों पर उपाय करने वाले एक हर शहर का प्लान बन गया है। उसके लिए हमने पैसा भी दिया है और सभी राज्यों के साथ काम करके हम प्रधानमंत्री के लक्ष्य को निश्चित हासिल करेंगे। भारत ने एक लचीली प्रणाली बनाने पर जोर दिया है ताकि लंबे समय तक पानी के सतत उपयोग का समाधान मिल सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत 2030 तक जलापूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में लक्ष्य हासिल कर लेगा, जो वैश्विक प्रयास का मुख्य बिंदु है। अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन आज शाम भारत पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे भारत अमेरिका के बीच प्रमुख रक्षा भागीदारी को मजबूत करने के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सरकार के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। वे मुक्त, समृद्ध और खुले भारतीय प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग को बढ़ाने के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज 42वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ नक्सलग्रस्त इलाकों में सरकारी नीतियों को अमल में लाने के लिए कृतसंकल्प होकर काम कर रहा है। श्री राय ने कहा कि बल ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद की आशंका वाले इलाकों में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक देश की सुरक्षा में तैनात रहने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना की। लगातार बदलती परिस्थितियों एवं आतंकवादियों के बदलते पैतरों के अनुरूप रणनीति और युद्ध कौशल में नव परिवर्तन लाने के लिए इस संगठन के नेतृत्व में एक बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसे क्षेत्रों में शांति स्थापना एवं उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को कर रहे हैं, जिसमें सीआरपीएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करते हुए उग्रवादियों का सफाया एवं जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना तथा विकास के मार्ग प्रशस्त करने तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने की सरकार की नीति को लागू करने में सीआरपीएफ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की कारोबारी और वित्तीय सेवा कंपनी मूडीज एनालिटिक्स ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 12% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में अनुमान में कहा गया था कि 2021 के लिए भारत की जीडीपी 9% रहेगी। मूडीज द्वारा कल जारी किए गए नए अनुमान में कहा गया है कि पिछले 7 सितंबर की तिमाही में 7.5% की गिरावट के बाद दिसंबर तिमाही में जीडीपी में 0.4% की वृद्धि ने भारत में निकट भविष्य की संभावनाओं को और अधिक अनुकूल बना दिया है। कोरोना महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 8% की गिरावट आने का आधिकारिक अनुमान व्यक्त किया गया था, जो कि 4 दशकों से अधिक में सबसे खराब प्रदर्शन है। हालांकि अधिकांश पेशेवर अनुमानकर्ताओं ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की वृद्धि दर 2.5 के अंक में रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जाने माने अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। 12% रहेगी। ये इनका जो प्रीवियस एस्टीमेट था नवंबर में 9%, उससे काफी बढ़ के आया है। ये बताता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भारत में और भारत की अर्थव्यवस्था में जो विश्वास है वो बढ़ रहा है। हमने देखा कि जो दिसंबर क्वार्टर की जो जीडीपी रेट आई वो पॉजिटिव आई 0.4%, जो पिछले सितंबर की -7.5 थी उससे बहुत ज्यादा थी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भारत सरकार के वेरियस मेजर्स हैं टू ड्राइव कंजम्पशन वो सक्सेसफुल हैं। इससे पता चलता है कि जीएसटी कलेक्शन कंसिस्टेंटली 1,10,000 करोड़ से ऊपर है। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और बैंकिंग क्रेडिट जो भी पीछे रिजल्ट्स आए उसमें बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि जो कोविड का इम्पैक्ट था इकोनॉमी में वो खत्म हो रहा है। विश्व बैंक ने कोविड के मद्देनजर बांग्लादेश के 5 करोड़ 40 लाख लोगों के टीकाकरण के लिए $50 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस राशि से बांग्लादेश की 31% आबादी के लिए टीकों की खरीद और भंडारण सुविधाओं में विस्तार करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक के वरिष्ठ परिचालन अधिकारी इफत महमूद ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत जांच प्रयोगशालाएं बनाना और जिला स्तर पर गहन देखभाल में विस्तार करना जारी रहेगा। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ होने वाली 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। तीनों अंतर्राष्ट्रीय मैच पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मुकाबला 23 मार्च को होगा, दूसरा मैच 26 मार्च तथा तीसरा और अंतिम मुकाबला 28 मार्च को खेला जाएगा। 18 सदस्यीय भारतीय टीम में मुंबई के धुरंधर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को मौका मिला है। इसके अलावा ऑलराउंडर कुणाल पंड्या, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में भी आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। जम्मू में भी आसमान साफ रहने की संभावना है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। तापमान 5 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम तक बादल छाए रहने के आसार हैं। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता रहा है। आइए सुनते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। शन तरज थई म्यान तरज इकवट बनिए सन तरज। तेरा सुर मिले मेरे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि। देश में अब तक 3 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। कोविड महामारी के मद्देनजर सरकार ने वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से महाराष्ट्र से आने और जाने वाली यात्री बसों पर रोक लगाने की घोषणा की। केरल, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए भी नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इस वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 12% की वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया। सरकार ने लोकसभा में बताया कि देश का वन क्षेत्र बढ़कर भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हो गया है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज 82वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ होने वाली 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।